बच्चों, इसके पहले हमने पादप वृद्धि के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। पादप वृद्धि को कौन कौन से कारक नियंत्रित करते हैं, इसकी भी जानकारी हमने प्राप्त की थी। प्राकृतिक हार्मोन जो कि पौधे के अंदर बनते हैं और वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। कुछ ऐसे पादप हार्मोन भी होते हैं जो कृत्रिम रूप से रसायनों के द्वारा तैयार किया जाता है, जिन्हें संश्लेषित हार्मोन या कृत्रिम हार्मोन कहा जाता है, जिनके बारे में अध्ययन हम आज करेंगे। संश्लेषित हार्मोन जो कि रसायनों के द्वारा, जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है, और ये संश्लेषित हार्मोन भी प्राकृतिक हार्मोन के समान ही पौधों के वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। अब कौन कौन से संश्लेषित हार्मोन हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहला है मार्पेक्टिन। दूसरा मैलिक हाइड्रोजाइड। तीसरा साइकोसेल। चौथा संश्लेषित ऑक्सिन। और पांचवा इथेफोन। ये हार्मोन विभिन्न प्रकार के रसायनों के द्वारा तैयार किया जाता है, और ये हार्मोन भी प्राकृतिक हार्मोन के समान ही पौधे के विकास पर प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहले मार्पेक्टिन क्या है। मार्पेक्टिन को फ्लोरीन कार्बोक्सिलिक एसिड का व्युत्पन्न माना जाता है। फ्लोरीन कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिड। और ये जो है शीर्ष प्रमुखता को प्रभावित करता है। जैसे इसके पहले हम बताए थे, शीर्ष प्रमुखता क्या होता है। जब तक किसी पौधे की अग्रस्थ भाग में या शीर्षस्थ भाग में अग्रस्थ कलिका होती है या शीर्षस्थ कलिका होती है, जब तक ये शीर्षस्थ कलिका पौधे में पाई जाती है, पौधा केवल लंबाई में बढ़ता है और उसकी पार्श्व कलिकाएं, इस प्रकार की जो कलिकाएं होती हैं वो विकसित नहीं हो पाती। लेकिन मार्पेक्टिन के देने से, या जब हम पौधों को क्या देते हैं, मार्पेक्टिन नामक कृत्रिम हार्मोन, तो पौधों में अग्रस्थ कलिका होते हुए भी पौधा जो है, पौधे की पार्श्व कलिकाएं विकसित होती हैं और इन पार्श्व कलिकाओं से नए शाखाएं जो है उत्पन्न होती हैं, जिससे पौधा झाड़ी नुमा बनता है। और झाड़ी नुमा बनेगा तो जो फल उत्पन्न करने वाले पौधे हैं उससे अधिक क्या प्राप्त होगा, फल जो है प्राप्त होता है। दूसरा है मैलिक हाइड्रोजाइड, जिसे MH के नाम से भी जाना जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, MH। ये
खरपतवार को नियंत्रित करने में मदद करता है, या फसलों के साथ जो घास या झाड़ीनुमा पौधे उगते हैं उनमें यदि हम क्या डाल दें, मैलिक हाइड्रोजाइड डाल दें तो घास और जो खरपतवार होते हैं वे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं या मर जाते हैं। अगला है आपका कृत्रिम हार्मोन साइकोसेल, जिसे CCC के नाम से भी जाना जाता है और इसका फुल फॉर्म है 2-क्लोरोएथिल ट्राईएथिल अमोनियम क्लोराइड। 2-क्लोरोएथिल ट्राईएथिल अमोनियम क्लोराइड। इसके प्रभाव से ये जो है एक प्रकार का संश्लेषित हार्मोन है जो जिब्रेलिन के प्रभाव को कम करता है, जिसके फलस्वरूप विलगन रुक जाती है। विलगन क्या होता है? विलगन मीन्स पौधे के किसी भाग से पत्ती या फलों का अलग होना, या पौधे के कोई भी अंग जो है पौधे मुख्य पौधा से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, विलगन। तो यदि हम साइकोसेल का छिड़काव करते हैं तो विलगन की क्रिया रुक जाती है और पौधे से फल या अपरिपक्व पत्ती और फल जो है अलग नहीं होते हैं। अगला जो कृत्रिम संश्लेषित हार्मोन है वो है संश्लेषित ऑक्सिन। संश्लेषित ऑक्सिन के रूप में IBA मतलब इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये सब क्या है? संश्लेषित ऑक्सिन हैं जो पौधों के शीर्ष प्रमुखता खरपतवार जो IBA है और NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड, ये जो है शीर्ष प्रमुखता का विरोध करते हैं। जब शीर्षस्थ कलिका उपस्थित होती है तो IBA और NA का यदि हम छिड़काव करें तो पार्श्व कलिकाएं विकसित होती हैं और पौधा झाड़ीनुमा बन जाता है। और जो 2,4-D है ये खरपतवार नाशक का कार्य करता है। एक प्रकार का क्या है? खरपतवार नाशक। फसलों के साथ जो घास फूस उगते हैं उनको नष्ट करने का कार्य 2,4-D करता है। और फसल वाले खेत में केवल कौन सा पौधा शेष रहेगा? फसल वाला पौधा ही शेष रहेगा। उसके बाद अगला जो संश्लेषित हार्मोन है वो है इथेफोन। ये इथेफेन जो है फलों को पकाने में मदद करता है। प्राकृतिक हार्मोन में हम हार्मोन देखे थे, जो प्राकृतिक पादप हार्मोन था उसमें एक हार्मोन था एथिलीन। एथिलीन जो है गैसीय रूप में पाया जाता है। या गैसीय हार्मोन इसको कहा जाता है क्योंकि ये किस रूप में पाया जाता है? गैसीय रूप में पाया जाता है। और ये जो है पौधों में तब बनता है जब फल पकने के स्थिति में आते हैं या जब फल परिपक्व हो जाता है, तभी एथिलीन जो है बनता है पौधों में, जिससे फल क्या होता है? पकता है। तो ये प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में मदद कौन करता है? एथिलीन। लेकिन कृत्रिम रूप से आजकल
फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इथेफोन का प्रयोग किया जाता है, जिससे फल जो है पकते हैं और फलों के रंग और खुशबू किसके कारण, मतलब इथोफोन से एथिलीन नामक गैस निकलता है, जिससे फल जो है पककर उनमें क्या आ जाता है? खुशबू या सेंट जो है आता है, फल जो है पीले कलर के रूप में हमको दिखाई देते हैं। तो ये आपके संश्लेषित हार्मोन हैं जो प्राकृतिक हार्मोन के समान ही कार्य करते हैं। अब आगे एक और हार्मोन है पुष्पन हार्मोन। इसके पहले जो हम हार्मोन देखे थे, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिब्रेलिन्स, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन आदि, ये वृद्धि को नियंत्रित करने वाले होते हैं। उनमें से अभी जो हार्मोन बोले, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिब्रेलिन, एथिलीन आदि और एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड जो है वृद्धि को रोकता है, तो वो क्या होगा? वृद्धि निरोधक। बाकी साइटोकिनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन आदि क्या होते हैं? वृद्धि नियंत्रक होते हैं, ये वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। तो वो वृद्धि नियंत्रक या वृद्धि को संदमित करने वाले या रोकने वाले हार्मोन होते हैं। ये अगला हार्मोन है पुष्पन हार्मोन। पुष्पन हार्मोन पौधों में पुष्प उत्पन्न करने की क्रिया को क्या करता है? प्रेरित करता है। जब पुष्पन हार्मोन बनेगा पौधे में, तभी क्या उत्पन्न होता है? पौधों में पुष्प उत्पन्न होता है। तो पुष्पन हार्मोन किसे कहते हैं? वह हार्मोन या पुष्पन हार्मोन वह हार्मोन है जो ताप और प्रकाश की उपस्थिति में पौधों को पुष्प उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। पुष्प उत्पन्न होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ताप और प्रकाश और अंधकार की आवश्यकता होती है। प्रकाश और ताप उसको प्रकाश की अवधि में मिलेगा और अंधकार की अवस्था में उसको क्या मिलेगा? तो ये जो है वे हार्मोन जो पौधों में पुष्पन की क्रिया को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। कौन सा हार्मोन कहलाता है? पुष्पन हार्मोन कहलाता है। इसको दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है वर्नेलिन और दूसरा फ्लोरिजेन। इन दोनों को क्या कहा जाता है? पुष्पन हार्मोन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्निलिन के विषय में। ये बसंतीकरण की क्रिया को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? वर्निलिन बसंतीकरण। बसंतीकरण को नियंत्रित करता है वर्निलिन। बसंतीकरण इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्रियाएं होती है तापमान के नियंत्रण में। जब तापमान के आधार पे पौधों को 3 वर्गों में बांटा गया है। तापमान के आधार पे पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में। शीत प्रजाति, बसंती प्रजाति और शीत निष्क्रिय प्रजाति। शीत प्रजाति उन पौधों को कहा जाता है जो शीतकाल में इनको बोते हैं और बसंत ऋतु में ये जो है फसल पककर तैयार होता है। ठीक है, शीत ऋतु में आप बोओगे और वो बसंत ऋतु में उससे हमको क्या मिलेगा?
फसल मिलेगा। उसी प्रकार से जो बसंत प्रजाति है उनको हम बसंत ऋतु में बोते हैं और इनकी फसल जो है हमको ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होती है। और शीत निष्क्रिय में आप शीत निष्क्रिय प्रजाति को बसंत ऋतु में भी बोओगे तो भी क्या प्राप्त होगा, फसल जो है गर्मी में प्राप्त होगी। लेकिन यदि शीत प्रजाति को हम शीत प्रजाति का जो भी बीज है उसको यदि हम बसंत ऋतु में बोते हैं तो उससे फसल जो है कब नहीं मिलेगा, बसंत ऋतु में बोने वाले जो बसंती प्रजाति के पौधे हैं उनके जो बीज हैं उनको हम बसंत ऋतु में बोते हैं तो फसल कब उत्पन्न होता है या कब तैयार होता है, गर्मी में ना। तो यदि शीत को बोते हैं तो वो कब तैयार होता है, बसंत की ऋतु में। लेकिन जो शीत प्रजाति है उसको हम किस में बोएं, बसंत ऋतु में। तो बसंत ऋतु में बोई जाने वाली शीत प्रजाति के बीज जो है गर्मी में हमको फसल नहीं देते, अर्थात उनसे फल या बीज प्राप्त करने के लिए हमको 1 साल तक क्या करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। 1 साल केवल वेजिटेटिव या वर्दी ग्रोथ ही होगा, केवल उसमें क्या क्या बनेंगे, जड़, तना और पत्ती। और यदि उसमें पुष्प उत्पन्न होना है तो उसको अगले साल की कौन सी ऋतु तक इंतजार करना पड़ेगा, बसंत ऋतु तक, तभी उसमें फल और फूल जो है तैयार होगा। तो इस प्रकार से किसानों को क्या हो सकता है, हानि हो सकता है। 1 साल बो रहे हैं और दूसरे साल फसल तैयार हो रहा है। तो इससे बचने के लिए कौन सी क्रिया अपनाई जाती है, बसंतीकरण की क्रिया अपनाई जाती है। बीजों को कम तापमान में 0 से लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, जो शीत प्रजाति के बीज हैं उनको हम क्या करते हैं, कम तापमान में अर्थात 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड में रखकर कुछ दिनों के लिए उपचारित करते हैं या कुछ दिनों तक रखते हैं, और उसको यदि बोते हैं, शीत में रखने से शीत का गुण जो है समाप्त हो जाता है और उसमें बसंती प्रजाति के गुण आ जाते हैं। और यदि इस ताप उपचारित बीजों को हम बोते हैं बसंत ऋतु में तो उसी साल ग्रीष्म ऋतु में क्या उत्पन्न होता है, फसल तैयार होता है पौधों के द्वारा। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, बसंतीकरण कहा जाता है। और यदि बसंतीकरण को तोड़ना है तो यहाँ पे हम बीजों को कम तापमान देके अंकुरण के लिए तैयार कर रहे हैं। तो बसंतीकरण को तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बीजों को प्रकाश में या अधिक तापमान में रखना पड़ेगा, जिससे बसंतीकरण की क्रिया क्या हो जाती है, टूट जाती है। उस क्रिया को कहा जाता है डीवर्निलाइजेशन। इसको इंग्लिश में वर्निलाइजेशन बोलते हैं। बसंतीकरण की प्रभाव का टूटना या रुकना क्या कहलाता है, डीवर्निलाइजेशन। अब बसंतीकरण का क्या क्या महत्व होता है वो देख ले। सबसे पहला बसंतीकरण में शीत प्रजाति को कौन से प्रजाति में बदलते हैं, बसंत प्रजाति में बदलते हैं। बसंतीकरण के प्रभाव से
फसलों को होने वाले नुकसान से भी बचाया जा सकता है, या फसलों में जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं उसको भी हम बसंतीकरण के प्रभाव से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसके द्वारा सी प्रजाति के बीजों से भी हम उसी साल क्या प्राप्त कर सकते हैं, फसल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बसंतीकरण का कृषि और बागवानी में बहुत अधिक महत्व है। यहाँ आप लिख सकते हैं बसंतीकरण का कृषि एवं बागवानी में विशेष महत्व होता है। अब है आगे फ्लोरीजेन। तो बच्चों अभी हम बसंतीकरण का महत्व देख रहे थे। अब अगला जो पुष्पन हार्मोन है वो है फ्लोरीजेन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दीप्तिकालिता क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। फ्लोरीजेन हार्मोन पौधों में उस समय उत्पन्न होते हैं जब पौधों का कोई भाग या अंग पुष्प उत्पन्न करने के लिए तैयार होता है, या जब पौधों में पुष्प उत्पन्न होने की स्थिति आती है तब पौधों में कौन सा हार्मोन बनता है, फ्लोरीजेन, जिससे पौधे क्या उत्पन्न करते हैं, पुष्प उत्पन्न करते हैं। पुष्प उत्पन्न करने के लिए रात एवं दिन दोनों की आवश्यकता होती है। रात में अंधकार मिलेगा पौधे को और दिन के समय उसको क्या मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। तो प्रकाश और अंधकार की एक निश्चित अवधि की आवश्यकता होती है, जिससे पौधों में कौन सा हार्मोन बनता है, पुष्पन हार्मोन के रूप में फ्लोरीजेन जो है बनता है और पौधे पुष्प उत्पन्न करते हैं।
पुष्प उत्पन्न करने वाला हार्मोन पौधे के परिपक्व पत्तियों में बनता है। जो नए पत्ते हैं उसमें फ्लोरिजन नहीं बनेगा, किसमें बनेगा? परिपक्व पत्ती, या जो कैसे हो गए हैं बड़े, नए से थोड़े पुराने। और एकदम ही पुराना हो जाएगा तो फिर वो क्या होता है, पौधों से अलग हो जाता है, झड़ जाता है। तो जो परिपक्व पत्तियां हैं उसमें फ्लोरिजन बनता है। फ्लोरिजन पत्तियों में बनने के बाद वो उन अंगों में स्थानांतरित होता है जहाँ पे क्या बनता है, पुष्प उत्पन्न होता है या पुष्प बनता है, वहाँ पे स्थानांतरित होता है। तो इस प्रकार फ्लोरिजन जो है पुष्प उत्पन्न करते समय ही पौधे में उत्पन्न होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पुष्पन हार्मोन भी कहा जाता है। अब आगे देखेंगे दीप्तिकालिता। अच्छा, उसके पहले देख ले विलगन। विलगन मतलब पौधे का कोई भी भाग उससे क्या होगा, अलग होगा, तो क्या कहलाता है, विलगन कहलाता है। विलगन होने से पहले पौधा और उससे जुड़े अंग के रूप में पत्ती भी हो सकता है, फल भी हो सकता है, उनके बीच में क्या बनता है, विलगन परत। क्या बनता है, विलगन परत। और ये विलगन परत छोटे छोटे पैरेनकाइमेटस कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। मान लीजिए ये तना है और तना पे या कोई पत्ती या फल लगा हुआ है, इस प्रकार फल, और विलगन होगा उस समय ये तना और ये फल के बीच में जो यहाँ पे परत है वहां पे क्या बनेगा, कुछ अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं या उत्सर्जी पदार्थ आके यहाँ पे जमा होते हैं। जमा होने से जो परत बनेगी उसको विलगन परत बोलते हैं। और ये विलगन परत जो है इस फल को इस पौधे के मुख्य भाग से क्या करता है, अलग कर देता है। तो विलगन परत के बनने से जो पौधे हैं, कुछ पौधे के फल परिपक्व होने के पहले ही गिर जाते हैं। मतलब जो छोटे छोटे रहते हैं, पपीता छोटा सा गिरेगा तो उसका उपयोग हम खाने में नहीं करते, जब बड़ा होता है तभी खाते हैं। तो उसको रोकने के लिए कि बड़ा पपीता या बड़ा फल या परिपक्व फल ही हमको पौधे से मिले, इसलिए उस कौन सी क्रिया को रोकना पड़ेगा, विलगन की क्रिया को रोकना पड़ता है, जिससे पौधे जो है परिपक्व होने के बाद ही हम उसको क्या करते हैं, अलग कर सकते हैं। अब अगला है दीप्तिकालिता। दीप्तिकाल किसे कहते हैं, पुष्पन की क्रिया के लिए आवश्यक प्रकाश की अवधि अथवा दिन और रात की आपेक्षिक समयावधि जो कि पुष्पन की क्रिया के लिए आवश्यक होता है, उसे कहा जाता है दीप्तिकाल। पुष्पन के लिए रात और दिन की जो समय अवधि है, जिसके फलस्वरूप पौधे क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, या प्रकाश की उपस्थिति में उनके अंदर कुछ क्रिया होगी, अंधकार में कुछ क्रिया होगी, तो ये क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप पौधे क्या करते हैं, पुष्प उत्पन्न करते हैं। तो उस समय अवधि को जिसमें कि पौधे को पुष्प उत्पन्न करने के लिए दिन और रात की एक निश्चित लंबाई की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, दीप्तिकाल कहते हैं। अब दीप्तिकालिता क्या है, दीप्तिकाल के प्रति पौधों का रिस्पॉन्स करना या अनुक्रिया करना ही क्या कहलाता है, दीप्तिकालिता। मतलब
इस दीप्ति काल के प्रति पौधे किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, वही प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, दीप्ति कालिता कहलाती है। दीप्ति कालिता का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले वैज्ञानिक हैं गार्नर एवं एलार्ड। गार्नर और एलार्ड नामक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सर्वप्रथम किसकी खोज की थी, दीप्ति कालिता की। और इन्होंने तंबाकू के पौधे जो कि एक शीत प्रजाति का था, उसका नाम है मैरीलैंड मैमोथ। ये तंबाकू की एक प्रजाति है और ये शीत ऋतु में बोई जाती है। दूसरी सोयाबीन की प्रजाति है बिलॉक्सी। ये कौन से पौधे का प्रजाति है, तंबाकू, और ये सोयाबीन। तो इन दोनों प्रजाति जो कि शीत प्रजाति होते हैं, इनको बसंत ऋतु में बोया, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में उनको फसल या उपज जो है प्राप्त नहीं हुई। लेकिन उन्होंने उन पे क्या क्या प्रयोग किया और इनसे फिर पुष्प उत्पन्न की। तो दीप्ति कालिता के आधार पे पौधे को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला, छोटे दिन वाले पौधे, दीप्ति कालिता के आधार पे पौधे को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला छोटे दिन वाले पौधा या शॉर्ट डे प्लांट, SDP, शॉर्ट डे प्लांट। दूसरा है लंबे दिन वाले पौधे, लॉन्ग डे प्लांट। और तीसरा है दिवस निरपेक्ष पौधे। जो छोटे दिन वाले पौधे होते हैं उनको छोटा दिन चाहिए, अर्थात उनको कम तापमान चाहिए और अंधकार अधिक चाहिए। ठीक है, जो 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटा होता है, उस 24 घंटे में से 6 से 8 घंटा, कितना, 6 से 8 घंटा ये जो है 6 से 8 घंटे तक प्रकाश यदि छोटे दिन वाले पौधों को प्राप्त होता है और अंधकार की अवधि जो है कृत्रिम होती है, सॉरी कृत्रिम नहीं, क्रांतिक, या अंधकार की अवधि जो है अधिक होती है, लेकिन प्रकाश की अवधि कैसी होती है, कम होती है, तो पौधे में पुष्प उत्पन्न होता है। इधर पुष्पन की क्रिया होगी, पौधे क्या उत्पन्न करेंगे, फूल उत्पन्न करते हैं।
छोटे दिन वाले पौधों को पुष्प उत्पन्न करने के लिए प्रकाश की कम अवधि की आवश्यकता होती है। कौन सी अवधि अधिक होती है? अंधकार की अवधि। ये जो आप देख रहे हो वो कौन सी अवधि है? अंधकार या रात की अवधि। और ये है आपकी प्रकाश की अवधि, जिससे छोटे दिन वाले पौधे क्या होते हैं? पुष्प उत्पन्न करते हैं। लंबे दिन वाले जो पौधे होते हैं उनको प्रकाश की लंबी अवधि चाहिए, या इसमें प्रकाश की अवधि क्रांतिक होनी चाहिए। चौदह से लेके 16 घंटा यदि पौधे को प्रकाश मिलता है, तभी लंबे दिन वाले पौधे क्या करते हैं? पुष्प उत्पन्न करते हैं, नहीं तो नहीं करते। ये वाला जो भाग है 24 घंटे में से 14 से लेके 16 घंटा, ये कौन से भाग को बताएगा? प्रकाश को बताएगा, या उसको उतने घंटे तक प्रकाश या ताप चाहिए। और अंधकार की अवधि जो है इसमें कम होती है, तभी लंबे दिन वाले पौधे क्या करते हैं? पुष्प उत्पन्न करते हैं। दिवस निरपेक्ष पौधे, इसमें प्रकाश की अवधि का कोई विशेष महत्व नहीं रहता पुष्प उत्पन्न करने के लिए। कम तापमान में भी कम प्रकाश या अधिक प्रकाश मिलता है तो भी वो पौधे क्या करते हैं? पुष्प उत्पन्न करते हैं, जैसे कि टमाटर, सूरजमुखी आदि। अब सबसे पहले हम देखेंगे छोटे दिन वाले पौधे में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो छोटे दिन वाले पौधे में क्या बताए हैं? पुष्पन के लिए कौन सी अवधि अधिक होनी चाहिए? अंधकार की अवधि। और प्रकाश की अवधि कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। इसमें जो पौधे आते हैं वो है पहला सोयाबीन, तंबाकू, धान आदि। ये क्या है? छोटे दिन वाले पौधे हैं। उनमें जो विशेषता पाई जाती है वो है छोटे दिन वाले पौधों में अंधकार की अवधि क्रांतिक होनी चाहिए, अर्थात अंधकार कैसा होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, और प्रकाश की अवधि कम होनी चाहिए। प्रकाश की अवधि कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है। यदि अंधकार की क्रांतिक अवस्था में, जब अंधेरी रात है समझो, उसके बीच में यदि हम पौधे को प्रकाश देते हैं, क्या देते हैं? रात में कहीं से लाइट मिल जाता है पौधे को, तो उन पौधों में पुष्पन नहीं होती है। ठीक है। अंधकार की अवधि को आप कम करोगे तो छोटे दिन वाले पौधे पुष्प उत्पन्न करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो अंधकार की क्रांतिक अवधि के बीच में यदि आप प्रकाश देते हो तो पुष्पन की क्रिया रुक जाती है। और ये प्रकाश कुछ समय के लिए देना है, ज्यादा समय तक नहीं देता है। क्या होता है? प्रकाश दी जाती है तो पुष्पन की क्रिया रुक जाती है।
इसके बाद अगली जो विशेषता है तीसरा, यदि हम प्रकाश की क्रांतिक अवधि में पहले कौन सा प्रकाश देते हैं? लाल प्रकाश देते हैं। कौन सा प्रकाश देते हैं? लाल। मतलब जो लंबी अवधि वाला क्रांतिक अवस्था है अंधकार की, में कौन सा प्रकाश देते हैं? लाल प्रकाश। तो प्रकाश यहाँ पे पुष्पन क्या हो जाता है? रुक जाता है। लेकिन लाल प्रकाश देने के बाद यदि आप फिर से उस पौधे को तुरंत ना दूरस्थ प्रकाश देते हो, दूरस्थ मतलब जिसके प्रकाश की तरंगदैर्ध्य अधिक होती है, उस प्रकाश को देते हैं, तो पौधों में कौन सी क्रिया उत्पन्न होती है? मतलब पुष्पन की क्रिया जो है प्रेरित होती है, या पौधा जो है पुष्प उत्पन्न करने के लिए तैयार होता है। ठीक है, तो ये है आपके छोटे दिन वाले पौधे। अब लंबे दिन वाले पौधे में प्रकाश की अवधि अधिक होती है और अंधकार की अवधि कम होती है, तभी ये पौधे क्या करते हैं? पुष्प उत्पन्न करते हैं, नहीं तो नहीं। तो इसमें पहली विशेषता वही होगी लंबे दिन वाले पौधे में, प्रकाश की अवधि कैसी होनी चाहिए? क्रांतिक। छोटे दिन वाले में अंधकार की अवधि क्रांतिक था, अधिक था, इसमें प्रकाश की अवधि अधिक होगी, तभी क्या होगा? पुष्प उत्पन्न होगा। यदि हम प्रकाश की लंबी अवधि में इनको फिर से दूरस्थ लाल या लाल प्रकाश देते हैं, तो भी पुष्पन की क्रिया रुकती नहीं है, क्योंकि प्रकाश की अवधि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसलिए वो पौधे क्या करते हैं? पुष्प उत्पन्न करते हैं। कहना चाहिए रात्रि में, मतलब इस प्रकाश लंबी प्रकाश अवधि वाले पौधों की रात में या अंधकार की अवस्था में यदि हम उनको फिर से लाल प्रकाश या दूरस्थ प्रकाश देते हैं, तो पुष्पन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात पौधे पुष्प उत्पन्न करते हैं। और दिवस ने इसका उदाहरण है, जो लंबे दिन वाले पौधे हैं उसमें गेहूं कब बोते हैं? गर्मी में। ठीक है, इसके अलावा मटर, मूली आदि, ये सब कौन से पौधे हैं? लंबे दिन वाले पौधे। दिवस निरपेक्ष पौधे में दिन की लंबाई या प्रकाश की अवधि का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, पौधे क्या करते हैं? पुष्प उत्पन्न करते हैं। अब अगला है फाइटोक्रोम।
फाइटोक्रोम एक प्रकार का वर्णक होता है जो दो रूपों में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? दो रूप में, PR रूप और दूसरा PFR रूप। ये दो रूपों में पाया जाता है और ये दोनों रूप जो है एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। जैसे PR है, PR जो है 660 nm के प्रकाश तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है और PFR में परिवर्तित होता है। जो फाइटोक्रोम का PR रूप है वो प्रकाश की अवधि में या दिन के समय 660 nm तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करके किस में परिवर्तित हो जाता है? PFR में। और यही PFR दिन के समय रात के समय किस में परिवर्तित होता है? PR में। इसके पहले बता दूं, जो PR रूप है वो 660 nm प्रकाश को तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को अवशोषित करता है, जबकि PFR जो है वो 730 nm प्रकाश वाले तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। तो PR प्रकाश की अवधि में PFR में परिवर्तित होता है और PFR जो है रात के समय या अंधेरे में किसमें परिवर्तित हो जाता है? PR में। और ये PR जो है पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करता है। PR पुष्पन की क्रिया को क्या करता है? प्रेरित करता है। अर्थात फाइटोक्रोम का PR रूप पुष्प उत्पन्न करने की क्रिया को बढ़ाता है, जबकि PFR पुष्पन की क्रिया को संदमित करता है। संदमित करता है या फिर उसको क्या करता है? पुष्प उत्पन्न करने की या पुष्प बनने की क्रिया को रोक देता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने आज विभिन्न प्रकार के क्रियाओं का अध्ययन किया। उसमें बसंतीकरण, दीप्तिकालिता और फाइटोक्रोम आदि वर्णक हैं। जो फाइटोक्रोम जो है वो पुष्प उत्पन्न करने में मदद करता है। तो आज का पाठ यहीं समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद। बच्चों, हम अभी क्या पढ़ रहे थे? पादप वृद्धि के अंतर्गत फाइटोक्रोम और दीप्तिकालिता के बारे में पढ़ रहे थे। तो दीप्तिकालिता के आधार पे पौधों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। दीप्तिकालिता के आधार पे पौधे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। छोटे दिन वाले पौधे, लंबे दिन वाले पौधे, और उदासीन दिवस वाले पौधे। तो छोटे दिन वाले पौधों को पुष्पन के लिए प्रकाश की अवधि जो आपको बताई गई थी वो बताया गया था 6 से 8 घंटा प्रकाश चाहिए। तो इसके बदले में आप लिखेंगे इसको सुधार के, इसमें प्रकाश की अवधि होनी चाहिए 8 से लेके 10 घंटा। प्रकाश की अवधि जो है छोटे पौधों को
छोटे दिन वाले पौधों को प्रकाश की अवधि कितनी देनी चाहिए? 8 से 10 घंटे तक पौधे को प्रकाश मिलना चाहिए तथा अंधकार की अवधि जो है क्रांतिक होनी चाहिए। अंधकार की अवधि क्रांतिक या अधिक होनी चाहिए और वो अवधि होती है आपकी 16 से 14 से 16 घंटा। इतना आप पौधे को क्या देंगे? अंधकार की अवधि, और इतना घंटा क्या देंगे? प्रकाश की अवधि। तो छोटे दिन वाले जो पौधे होते हैं वो कौन सी क्रिया करते हैं? पुष्पन की क्रिया करते हैं या उसमें पुष्प उत्पन्न होता है। तो मैं जो 6 से 8 घंटा प्रकाश का अवधि बताई थी छोटे दिन में, उसको आप क्या कर लेंगे? 8 से 10 घंटा उनको प्रकाश चाहिए और अंधकार की अवधि जो है उसमें अधिक होनी चाहिए, तभी वो क्या करते हैं? पुष्प उत्पन्न करते हैं। अब इसकी विशेषता में भी थोड़ा सा सुधार करना है। छोटे दिन वाले पौधे की विशेषता, इसमें जैसे कि बताई हूं, इनमें पुष्पन के लिए प्रकाश की अवधि कम तथा अंधकार की अवधि कैसी होनी चाहिए? क्रांतिक या अधिक होनी चाहिए और सतत होनी चाहिए। कम तथा अंधकार की अवधि क्रांतिक एवं सतत होनी चाहिए। सतत होनी चाहिए, तभी पौधे जो है क्या करते हैं? पुष्प उत्पन्न करते हैं। दूसरा, यदि अंधकार की अवधि में उनको हम लाल प्रकाश देते हैं, अंधकार की अवधि में क्या दिया जाता है? लाल प्रकाश, तो पुष्पन की क्रिया जो है रुक जाती है। क्या होती है? रुक जाती है। तीसरा है, यदि तीसरी विशेषता है, पौधे को लाल प्रकाश देने के तुरंत पश्चात यदि हम उसको दूरस्थ लाल प्रकाश देते हैं, देने पर पुष्पन की क्रिया जो है होती है। इसके पहले क्या लिखी थी मैं? लाल प्रकाश और दूरस्थ प्रकाश। तो लाल प्रकाश तो जैसा का तैसा रहेगा, वो सही है, लेकिन यहाँ पे आपको सुधार करना है। दूरस्थ लाल प्रकाश, दूरस्थ प्रकाश न होके क्या होता है? दूरस्थ लाल प्रकाश। तो पौधे को लाल प्रकाश देने के तुरंत पश्चात यदि हम दूरस्थ लाल प्रकाश देते हैं तो पौधों में कौन सी क्रिया होती है? पुष्पन की क्रिया होती है। तो ये था बच्चों छोटे दिन वाले पौधे। अब आप थोड़ा सा फाइटोक्रोम को देखें।
फाइटोक्रोम ये एक प्रकार का वर्णक है जो प्रकाश के विभिन्न तरंगदैर्ध्यों को अवशोषित करता है और पुष्पन में मदद करता है। और ये जो है दो रूपों में पाया जाता है, PR रूप और दूसरा होता है PFR रूप। PR रूप जो है 660 nm के प्रकाश को अवशोषित करता है, जबकि PFR 730 nm के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। दिन में दोनों ही प्रकाश के अलग अलग तरंगों को ये अवशोषित करते हैं, लेकिन रात के समय जो PFR है वो अंधकार में वो किस में परिवर्तन होता है, अंधकार के समय PFR किस में परिवर्तित होता है, PR में परिवर्तित होता है। PR जो है पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करता है, जबकि ये क्या करता है, पुष्पन की क्रिया को रोकता है, जिसको पुष्पन की क्रिया को संदमन करता है या रोकता है, कौन, PFR। और PR जो वर्णक है वो कैसा होता है, नीले हरे रंग का, जबकि PFR जो है हल्का हरा रंग का होता है। तो जब मैं उस समय पढ़ाई तो PR को इस प्रकार से लिखे थे, उसको सुधार करके लिख लेना आप, PR और PFR इस प्रकार से लिखा गया था, उसको आप कर लेंगे PFR। तो ये PR और PFR को जो लिखने का ढंग है उसको सुधार लेंगे। वो PR होके ना होके क्या होता है, PR, और PFR ना होके क्या होता है, PFR। मतलब P ऊपर आएगा, R और FR थोड़ा नीचे लिखते हैं। तो इस प्रकार से फाइटोक्रोम में जो फाइटोक्रोम का रूप है PR और PFR, उसको सही तरीके से लिखोगे PR और PFR। धन्यवाद।